हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा ब्लड ग्रुप के बारे में। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है भी ये रक्त वाहिनियाँ है क्या, किसे कहते हैं रक्त वाहिनियाँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इनका, वो देखते हैं अपने। वैसे तो देखो दोस्तों, सभी को पता है भी अपने शरीर पर जगह जगह रक्त वाहिनियाँ हैं। किसी का रंग लाल है, किसी का नीला रंग है। तो देखो क्या चीज़ है, मनुष्य में आपको पता होगा बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। अब ये बंद प्रकार का परिसंचरण क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण, बंद यानी क्लोज्ड सर्कुलेशन, बंद प्रकार का परिसंचरण उपस्थित। अब ये बंद प्रकार के परिसंचरण का मतलब क्या है, अर्थात मनुष्य में रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित। बंद प्रकार के परिसंचरण का मतलब है भी मनुष्य में रुधिर किस में चलेगा, नलिकाओं में चलेगा। अर्थात रुधिर शरीर में खुला प्रवाहित नहीं हो सकता, हमेशा किस में बंद रहेगा, नलिकाओं में बंद रहेगा। इन नलिकाओं को ही अपने क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। ये जो शरीर में अपने नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों आपको एक बेसिक सी बात क्लियर होगी भी मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। एक परिसंचरण और होता है खुला परिसंचरण। इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे। एक बार आप इतना ध्यान रखिए भी मनुष्य में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, बंद यानी क्लोज सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, यानी जो रुधिर है वो हमेशा किस में चलेगा, नलिकाओं में, पाइप्स में चलेगा, शरीर में खुला बाहर नहीं आएगा। इन नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। इन रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन है, रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ये देखो एक चीज और बताता हूं, देखो दोस्तों आपको बायो में जो इंग्लिश में टर्म्स होती हैं वो हिंदी में लिखी हुई आ जाती है एग्जाम में इस तरह से, एंजियोलॉजी। तो आपको इंग्लिश के वर्ड ध्यान रखने हैं, सारे वर्ड ध्यान नहीं रखने, पर जो कॉमन पूछे जाते हैं या जो कॉमन वर्ड है वो आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी, और इंग्लिश में भी आ सकता है। रक्त वाहिनियों या रुधिर वाहिनियों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं भी ये रक्त वाहिनियां है कितने प्रकार की। रक्त वाहिनियों के प्रकार, ये अपने शरीर में कितने प्रकार की है, मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। अब ये 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां है कौन सी, वो देखो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है धमनी। सबसे पहले नंबर पर कौन सी है, धमनी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरी। दूसरे नंबर पर कौन सी है, शिरा या शिराएं, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन्स। और तीसरे नंबर पर कौन सी है, केशिकाएं। तीसरे नंबर पर कौन सी है, केशिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, कैपिलरीज।
क्या बोलते हैं इन्हें? कैपिलरीज। इन तीनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अपने शरीर में पाए जाने वाली नलिकाएं ये 3 हैं, इन तीनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ये तीनों क्या हैं? अपने शरीर में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियां। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। भी सबसे पहले रक्त वाहिनियां है क्या? भी मनुष्य में जो रुधिर है वो किस में चलता है? नलिकाओं में हमेशा बंद रहता है। उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां या फिर ब्लड वेसल्स। इन रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और ये रक्त वाहिनियां हैं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। धमनी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी। शिरा, जिसे क्या बोलते हैं? वेन्स। केशिकाएं, जिसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। अब देखो दोस्तों, इसको अपने अलग से पढ़ेंगे। इन दोनों की अपने स्टडी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इनका, ताकि इनका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और इनके बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो आपको एक साथ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दोस्तों, इस तरफ अपने रखते हैं धमनी को। धमनी यानी आर्टरी। और इस तरफ अपने रखते हैं शिरा को यानी वेन्स को, वेन। इन दोनों में अपने कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस भी हो जाए और बेसिक भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, धमनी है क्या और शिरा है क्या? इसमें देखो, ये बेसिक सी बातें आप जानते हो, फिर भी एक बार अपने लेके चलते हैं इसको स्टार्टिंग से। इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, यानी वह नलिका जिसमें मनुष्य में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है कौन सी है? धमनी। इसमें कौन सा रुधिर चलता है? शुद्ध रुधिर। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड आया यहाँ पे, शुद्ध रुधिर, जो इस चैप्टर में आगे बार बार आएगा। अब शुद्ध, अशुद्ध, मानव हृदय की संरचना पढ़ेंगे वहां भी आएगा। इसका मतलब क्या है? इस शुद्ध रुधिर का मतलब क्या है? शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? जिस रुधिर में कौन सी गैस उपस्थित होगी? ऑक्सीजन गैस उपस्थित हो या घुली हुई हो, उपस्थित हो। और ऑक्सीजन है तो अपने को क्या दे सकता है? पोषण दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है, या जो कोशिकाओं में ऊर्जा दे सकता हो। अब देखो, कॉमन सी बात है, ये इसी से कनेक्ट है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन से। मेन चीज तो ये है, जिसमें ऑक्सीजन गैस होगी जिस रुधिर में, उस रुधिर को अपने बोलेंगे शुद्ध रुधिर। और जिसमें ऑक्सीजन न होकर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस रुधिर को अपने क्या बोलेंगे? अशुद्ध रुधिर। अब शुद्ध रुधिर का मतलब आप समझोगे भी, उसमें कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, यानी इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजनित। शुद्ध रुधिर क्या होता है? ऑक्सीजनित, यानी उसमें कौन सी गैस घुली हुई होती है? ऑक्सीजन। अब इधर देखो दोस्तों, इसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अब अशुद्ध कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होगी? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें CO2 गैस उपस्थित होती हैं, जो अपने लिए क्या है? एक तरह क्या उत्सर्जी गैस है या अशुद्ध पदार्थ है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। इसमें CO2 गैस उपस्थित होती हैं, यानी इसे अपने क्या बोल सकते हैं? विऑक्सीजनित। यानी ऑक्सीजन है नहीं तो अपने क्या बोलेंगे इसे? विऑक्सीजनित। यानी अशुद्ध रुधिर क्या होता है? विऑक्सीजनित। उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। शुद्ध रुधिर क्या होता है? ऑक्सीजनित, यानी उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, जिससे कोशिकाओं में वो अपने को क्या दे सकता है? ऊर्जा दे सकता है। तो आपको ये बेसिक सा क्लियर हो गया होगा पहले भी, धमनी मतलब कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर।
शिरा मतलब उसमें कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर। यानी धमनी नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी शुद्ध रुधिर की बात हो रही है। शिरा नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी किसकी बात हो रही है, अशुद्ध रुधिर की। पर दोस्तों ध्यान रखना कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शनल केस भी हैं कुछ। क्या अगर सीधा मैं धमनी बोलता हूं तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, शुद्ध रुधिर है। अगर नाम में फुफ्फुसीय लग गया या नाम में अपरा लग गया, यानी फुफ्फुसीय धमनी या अपरा धमनी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटल, प्लेसेंटा इंग्लिश में अपरा को बोलते हैं, जिससे बच्चा गर्भ में माता से जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटल आर्टरी। देखो दोस्तों आपको याद यही रखना है, धमनी मतलब शुद्ध रुधिर, शिरा मतलब उसमें कौन सा चलेगा, अशुद्ध। पर अगर नाम में क्या जुड़ गया, फुफ्फुसीय जुड़ गया या अपरा जुड़ गया, तो इसका मतलब है भी इनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान रखना दोस्तों ये अपवाद हैं दोनों, इनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अब देखो अगर आप दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, तो आपको याद ही रखना है धमनी और शिरा। भी धमनी मतलब शुद्ध रुधिर, शिरा मतलब अशुद्ध रुधिर। हाँ, पर नाम में अगर फुफ्फुसीय अपरा जुड़ गया तो फिर उसमें धमनी में क्या नहीं होगा, फुफ्फुसीय धमनी में क्या नहीं होगा, शुद्ध रुधिर नहीं होगा। कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर। ऐसे ही इधर क्या है अपवाद, फुफ्फुसीय शिरा, अपरा शिरा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, इसे बोलेंगे प्लेसेंटल वेन। यानी इन दोनों में कौन सा रुधिर होगा। अब वैसे शिरा में कौन सा रुधिर होता है, अशुद्ध, और नाम में फुफ्फुसीय या अपरा आ गया तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध की जगह क्या होगा, शुद्ध रुधिर। इनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो देखो दोस्तों बेसिक सी बात है, भी धमनी बोले तो शुद्ध, शिरा बोले तो अशुद्ध। पर अगर नाम में क्या लग गया, फुफ्फुसीय या अपरा लग गया तो उल्टा हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये पहला डिफरेंस हुआ इनमें। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। अब देखो दोस्तों इसमें धमनी में शुद्ध रुधिर है तो एक कॉमन सेंस है भी शुद्ध रुधिर क्या हृदय को चाहिए या हृदय से सभी अंगों को चाहिए। तो कॉमन सी बात है, सभी अंगों को काम करने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध रुधिर चाहिए। तो धमनी क्या करेगी, शुद्ध रुधिर हृदय से किस तरफ लेके जाएगी, हृदय से अंगों की ओर। किसको लेकर जाएगी, शुद्ध रुधिर का प्रवाह। ये तो कॉमन सी बात है भी धमनी कौन से रुधिर का प्रवाह करती है, शुद्ध रुधिर का। लेके किस तरफ जाएगी, हृदय से अंगों की तरफ। कैसे याद रहेगा भी शुद्ध रुधिर है, शुद्ध रुधिर की आवश्यकता किसे है, अंगों को। तो ये क्या करेगी, अंगों से हृदय की तरफ जाएगी या हृदय से अंगों की तरफ। तो इसमें शुद्ध रुधिर है और वो किसको भेजना है, इसे अंगों को। तो ये हृदय से कहाँ लेके जाएगी, अंगों की ओर। और इसमें कौन सा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर। अब उस अशुद्ध रुधिर को क्या करवाना है, शुद्ध करवाएगा कौन, हृदय। तो क्या होगा, जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर, उल्टा होगा, अंगों से हृदय की ओर। मतलब जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं उनसे हार्ट की तरफ आएगा सारा ब्लड, ताकि हृदय उस अशुद्ध रुधिर को क्या करवा सके, शुद्ध करवा सके। उसके बाद देखो दोस्तों भी यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई भी ये हृदय से कहाँ जा रही है, रुधिर को लेकर, शुद्ध रुधिर को अंगों की तरफ। यानी हृदय से रुधिर उठाया और उसे सारे अंगों को बांटने जा रही है। इसलिए इनको अपने क्या कह सकते हैं, वितरण वाहिनियां। याद रखना है दोस्तों ये आपको भी, धमनियां क्या होती है, वितरण वाहिनियां। और ये सारे
शरीर से क्या कर रही है, अशुद्ध रुधिर को कहाँ लेके आ रही है, हृदय में। इसलिए अपने इनको क्या बोल सकते हैं, संग्रह वाहिनियां, यानी ये क्या हैं, कलेक्ट करके ब्लड को लेके आ रही हैं, संग्रह वाहिनियां। क्या बोल सकते हैं इनको, संग्रह वाहिनियां। तो ये अभी तक अपने तीन बेसिक बातें इनके बारे में पढ़ी। सबसे पहली बात, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, शिरा में अशुद्ध, और अगर नाम में फुफ्फुसीय या अपरा लग गया तो उल्टा हो जाएगा। दूसरा, अब इनमें शुद्ध है तो ये क्या होगा, अंगों को देना होगा, इसलिए ये हृदय से अंगों की ओर लेके जाती हैं। इसमें अशुद्ध होगा तो ये अशुद्ध पूरी बॉडी से लेकर आएगी हृदय में, ये बांटने जा रही है इसलिए वितरण, और ये लेके आ रही है इसलिए क्या है, संग्रह वाहिनियां हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दोस्तों, जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तीन डिफरेंस अभी तक अपने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने आगे चौथे डिफरेंस की। इस तरफ थी धमनी और इस तरफ है शिरा। बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। इनका व्यास कम होता है, व्यास मतलब डायमीटर, जो अंदर का ये जो व्यास है इनका, वो क्या होगा, कम होगा। इनका व्यास क्या होता है, कम। इनका व्यास डायमीटर क्या होता है, इनका व्यास अधिक होता है, अंदर से ज़्यादा चौड़ी होती है ये। अब देखो, आपको ये चीज़ बेसिक सी क्लियर है। अभी पतली पाइप अगर है तो उसमें से पानी क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। ये सातत्य समीकरण बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, जो आपको मैं जनरल साइंस में आगे करवाऊंगा। एक बार आप इतना ही देखें, ये अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है, पतली पाइप से क्या होगा, पानी ज़्यादा प्रेशर से आता है, चौड़ी पाइप से जो पानी है वो क्या होता है, लो प्रेशर से निकलता है। तो देखो दोस्तों, इनका व्यास कम है तो इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, अर्थात इनमें रुधिर अधिक दाब से प्रवाहित होगा, इनमें रुधिर अधिक दाब से प्रवाहित होगा, क्योंकि इनका व्यास कम है, अंदर से पतली है, तो रुधिर क्या चलेगा, ज्यादा प्रेशर से चलेगा। अब ये अंदर से चौड़ी है तो इनमें क्या होगा, ये अंदर से चौड़ी है तो इनमें रुधिर कम दाब से प्रवाहित होगा। अब देखो दोस्तों, यानी ये जो फैक्ट है वो इसी से कनेक्ट है भी, इनका व्यास अंदर से कम है, अंदर से क्या पतली है, तो इनमें ब्लड क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से चलेगा। ये अंदर से चौड़ी है इसलिए इनमें जो ब्लड है वो क्या होगा, कम प्रेशर से चलेगा, धीरे चलेगा। अब देखो दोस्तों, यहीं से एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है भी, अब इनमें रुधिर क्या चल रहा है, अधिक दाब से, तो रुधिर क्या होगा, दाब ज्यादा है तो रुधिर कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा, रुधिर वापस नहीं आएगा। अब जब रुधिर वापस ही नहीं आ रहा, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो रुधिर की दिशा को कंट्रोल करने के लिए कपाट यानी गेट यानी वाल्व नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनमें कपाट, जिसको अपने गेट बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाल्व, क्या होते हैं, एब्सेंट। इनमें वाल्व क्या होते हैं, एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है, इसका कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनमें रुधिर पहले से क्या है, हाई प्रेशर से चल रहा है, रुकने के चांस ही नहीं है, वापस आ ही नहीं सकता। कपाट क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना आए, उल्टा ना आए, उसको रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। तो इनमें तो पहले से ही क्या है, रुधिर हाई प्रेशर से चल रहा है, यानी वापस आने की संभावना ही नहीं है, इसलिए धमनियों में क्या नहीं पाए जाते, कपाट यानी वाल्व यानी गेट नहीं पाए जाते। पर दोस्तों, यहाँ एक अपवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी धमनियों में नहीं पाए जाते, पर जो महाधमनी है, एओर्टा जो है, एओर्टा या ओर्टा, महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व,
शॉर्ट में बोलेंगे SLV पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। यानी सामान्यतः धमनियों में कपाट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें ब्लड पहले ही हाई प्रेशर से चल रहा है, वापस आने के चांस है ही नहीं। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुधिर का विपरीत प्रवाह नहीं होता, इसलिए क्या नहीं पाए जाते, इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। पर ध्यान रखना, अपवाद कौन है? महाधमनी। महाधमनी धमनी होते हुए भी इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये मैं आपको हृदय की संरचना में आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि जब आपको हृदय की वर्किंग समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा भी इसमें कपाट क्यों पाए जा रहे हैं अलग से, जो होते नहीं हैं धमनी में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा भी धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। बस एक धमनी कौन सी है? महाधमनी यानी ओर्टा, उसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। कौन से? नाम क्या है कपाट का? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वाल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SLV। पाया किस में जाता है? महाधमनी में। अब देखो दोस्तों, इनमें क्या है? रुधिर पहले से ही क्या चल रहा है? बिल्कुल स्लो, कम दाब से चल रहा है। दाब कम है तो स्पीड भी क्या होगी? जब दाब लगेगा तो आगे बढ़ेगा फटाफट। अब दाब ही नहीं है तो रुधिर क्या होगा? बिल्कुल स्लो चलेगा, यानी रुधिर वापस भी आ सकता है। अगर दाब होता तो आगे ही बढ़ता। अब दाब कम है यानी रुधिर का विपरीत प्रवाह भी हो सकता है, इसलिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। इनमें कपाट यानी वाल्व प्रेजेंट, ये ध्यान रखना है दोस्तों। क्यों? रुधिर का विपरीत प्रवाह रोकने के लिए। क्यों पाए जाते हैं? रुधिर का विपरीत प्रवाह रोकने के लिए। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपने धमनी में। इनमें रुधिर दाब निश्चित होता है। निश्चित मतलब चेंज नहीं होता, जितना है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। इनमें रुधिर दाब निश्चित नहीं होता। अब देखो, मैंने ऊपर आपको बताया भी इनमें रुधिर दाब क्या है? अधिक। अब आपको ध्यान रखना है रुधिर दाब लगभग होता कितना है? 120/80 mm of Hg। अब इसका मतलब क्या है? ये मैं अभी एक टॉपिक बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनेगी, ब्लड प्रेशर, वहां समझ में आएगा भी इसका मतलब क्या है। एक बार आपको ध्यान रखना है भी इनमें रुधिर दाब क्या होता है? अधिक होता है। और कितना होता है? 120/80 mm of Hg। इनमें रुधिर दाब लगभग कितना होता है? 0 के आसपास, 0 mm of Hg। यानी इनमें रुधिर दाब लगभग चेंज होता रहता है, पर होता किसकी तरफ है? ये लगभग 0 की तरफ, यानी बिल्कुल ही कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। अब देखो, यहाँ रुधिर दाब क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी बीपी को मापा जाता है, रुधिर दाब को मापा जाता है, तो धमनी से ही मापा जाता है। और वो भी कौन सी धमनी से? बाजू की धमनी से, ताकि रुधिर दाब का एकदम सही माप अपने को प्राप्त हो। शिराओं से कभी भी दाब का मापन नहीं किया जाता। इनमें वैसे ही दाब होता ही कम है, शरीर के दाब से कम ही है ये, क्योंकि सामान्य अवस्था में कितना दाब होता है अपने रुधिर का? 120/80 mm of Hg। इसका मतलब क्या है ये अपने एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखो आगे, इनमें रुधिर झटके के साथ प्रवाहित होता है। इनमें रुधिर सतत यानी कंटिन्यूअस प्रवाहित होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है दोस्तों, यानी इसमें रुधिर झटके के साथ चलता है, यानी पहले थोड़ा थोड़ा रुधिर चल रहा है, फिर एकदम ही रुधिर की ज़्यादा सी मात्रा एकदम झटका मार के आगे फेंक दी जाएगी, फिर रुधिर कम हो जाएगा, फिर झटका मार के रुधिर एकदम ही आगे फेंक दिया जाएगा। किसमें? धमनी में। यानी इसमें एक जैसा रुधिर नहीं चलता, झटकों के साथ रुधिर को आगे फेंका जाता है। और इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें जितनी मात्रा चल रही है उतनी लगातार धीरे धीरे आगे चलती जाएगी। अब देखो दोस्तों आगे, ये शरीर में
गहराई में उपस्थित होती हैं। ये शरीर में कहाँ पाई जाती है? गहराई में। देखो अपने शरीर के ऊपरी स्तर पर यानी बाहर की ओर क्या पाई जाती हैं? शिराएं, और अंदर की ओर क्या पाई जाती हैं? धमनियां। यानी ये शरीर में क्या पाई जाती है? गहराई में उपस्थित होती हैं। बस दो अपवाद हैं, उनका ध्यान रखना, एक तो कलाई में और एक गर्दन में। इनके अंदर जैसे कलाई में ये जो आ रही है, ये ऊपरी दिखती है अपने को मोटी, ये धमनी है। अब ये ऊपर की ओर है तो ये शिरा नहीं है, ध्यान रखना ये धमनी है। और गर्दन में भी एक मोटी सी निकलती है, वो भी क्या है? धमनी है। ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर धमनी ऊपर की ओर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर। बाकी पूरे शरीर में धमनियां कहां पाई जाती हैं? गहराई में पाई जाती हैं। इधर देखो दोस्तों, इसमें ये शरीर में ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर स्थित होती हैं, बाहर की ओर स्थित होती हैं, यानी बाहरी स्तर पर पाई जाती है। जैसे हाथों पर देखो, ये सारी क्या है? लगभग पतली पतली नलिकाएं दिख रही है, वो सारी क्या हैं? शिराएं हैं। ये शरीर में अंदर की ओर पाई जाती है धमनियां, शिराएं शरीर में बाहरी स्तर पर पाई जाती हैं। इन दोनों का ध्यान रखना। कलाई और गर्दन में जो धमनी मिलती है वो अंदर की ओर नहीं मिलती, बाहर की तरफ पाई जाती है, जैसे यहाँ पर। और ये मोटी पाई रही है कलाई की तरफ जो आ रही है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस है, धमनियों की बात कर रहे हैं। इनकी भित्ति मतलब वॉल, दीवारें, इनकी भित्ति क्या होती है? मोटी और अधिक प्रत्यास्थ। अधिक प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिक, रबड़ की तरह, एकदम खींचेंगे वापस वहीं आ जाएगी। इनकी भित्ति पतली होती है, मोटी नहीं होती, और कम प्रत्यास्थ। ये क्या होती है? कम प्रत्यास्थ होती है, यानी इनको मैं दृढ़ बोल सकता हूं, हार्ड बोल सकता हूं, इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती हैं। अब देखो दोस्तों, इनकी भित्ति है मोटी और साथ में क्या है? अधिक प्रत्यास्थ। इसी कारण ये खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। यानी अगर ये खाली भी हो जाए तो ये पिचक नहीं सकती, सिकुड़ नहीं सकती, पूरा उसी शेप में रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी भित्ति मोटी है, थोड़ा सा इसको उसी शेप में बना के रखेगी, और साथ में क्या है? ये प्रत्यास्थता का गुण है, उसी शेप में मेंटेन रहेगी। इनमें क्या है? इसी कारण, क्यों, किस कारण से? क्योंकि इनकी भित्ति क्या है? पतली है, और ये क्या है? कम प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थता का गुण कम है, थोड़ी हार्ड है। इसी कारण ये खाली होने पर पिचक जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ये खाली होने पर पिचकती क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भित्ति क्या है? मोटी, और ये क्या है? अधिक प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है। और ये क्यों पिचक जाती है खाली होने पर? क्योंकि इनकी भित्ति बिल्कुल ही पतली है और क्या है? कम प्रत्यास्थ है, उस शेप को मेंटेन करके नहीं रख सकती। अब देखो दोस्तों, इसका व्यास कम है, अंदर से ये क्या है? पतली है, तो बाहर से इसकी भित्ति क्या है? मोटी है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये अंदर से पतली है, सॉरी, ये अंदर से तो क्या थी? इसका व्यास क्या था? ज्यादा था, तो बाहर से क्या है? ये पतली है। आप इनको कैसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे मृत्यु होने पर ये खाली हो जाती हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, डेथ होने पर जितनी भी धमनियां हैं उनमें वो सारी क्या हो जाती है? खाली हो जाती हैं। मृत्यु होने पर ये खाली नहीं होती हैं।
डेथ होने पर इनमें ब्लड भरा ही रहता है, ये खाली नहीं होती हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, रुधिर की मात्रा, रुधिर की मात्रा किसी भी समय पर मतलब आप किसी भी समय पर धमनियों में, जितनी भी बॉडी में धमनियां हैं उनमें अगर रुधिर की मात्रा को देखें तो जितना रुधिर पूरी बॉडी में है उसका 15% आपको किसमें मिलेगा, धमनियों में मिलेगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अपने पूरे शरीर का जो ब्लड है उसका 15% किसमें मिलता है अपने को, धमनी में। किसी भी टाइम देख सकते हो आप इसको। उसके बाद में यहां रुधिर की मात्रा कितनी होती है, रुधिर की मात्रा किसी भी समय 64%, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी अपना ब्लड मेन ज़्यादा किस में रहता है, शिराओं में रहता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे और डिफरेंस है कुछ। इनका रंग कैसा होता है। अब देखो इनमें दोस्तों क्या चल रहा है, शुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर का रंग कैसा होता है, या तो गुलाबी या फिर क्या होता है, गहरा लाल। तो शुद्ध रुधिर के इस रंग की वजह से इनका रंग भी कैसा होता है, गुलाबी या फिर गहरा लाल। और इनका रंग कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर के कारण कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है इनका, नीला रंग होता है। किसके कारण, अशुद्ध रुधिर के। आगे एक डिजीज भी आएगी, ब्लू बेबी, नीला मतलब नीले रंग से ही एक बच्चे का रोग है, वो भी अपने आगे पढ़ेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर में। तो ध्यान रखना, अशुद्ध रुधिर का रंग नीला है, जिसकी वजह से शिराओं का रंग भी क्या रहता है, नीला। शुद्ध रुधिर का रंग गुलाबी यानी गहरा लाल, जिसकी वजह से धमनियां भी किस रंग की दिखाई देती हैं, गुलाबी या फिर गहरे लाल रंग में दिखाई देती हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, धमनी ऊतकों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। इन शाखाओं को क्या कहते हैं, धमनिका। क्या कहते हैं इनको, धमनिका या फिर आर्ट्रियोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल। इधर सेम ही, इधर शिराएं भी ऊतकों में छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, शिरिका। क्या बोलते हैं, शिरिका वेन्यूल। क्या बोलते हैं इनको, शिरिका या फिर वेन्यूल। अब देखो दोस्तों, ये हुआ क्यों। देखो, धमनी और शिराएं क्या है, थोड़ी बड़ी पाइप है, मोटी पाइप है। तो जैसे जो बड़े अंग हैं, किडनी है, हृदय है, आंत है, इनमें तो इतनी बड़ी पाइपें जा सकती हैं। पर आपको पता है अंग अंदर किससे बने हैं, कोशिकाओं और ऊतकों से, और वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं। इतनी छोटी संरचनाओं में इतनी बड़ी पाइपें प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये क्या करती हैं, अपना वहाँ ऊतकों में जाने के लिए अपना रूप बदल लेती है, अपनी संरचना में चेंज कर लेती है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक शाखाओं में बंट जाती हैं। कहाँ जाने के लिए, ऊतकों में, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। और जब ये बिल्कुल बारीक शाखाओं में बंटती है तब इन्हें क्या बोलते हैं, धमनिका, और शिरा को क्या बोलते हैं, शिरिका, ताकि ये आसानी से किस में प्रवेश कर सके, ऊतक में अपने रुधिर को ये ले जा सके और ये वहाँ से रुधिर ला सके। इनको अपने आगे पढ़ेंगे भी ये किस तरह से काम करती हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये था बेसिक सा कंसेप्ट धमनी और शिराओं के बारे में। अब देखो दोस्तों, आगे कुछ और फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो भी देख लेते हैं अपने यहाँ, ताकि ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में पूरा डिटेल से क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी शिरा अगर पूछ ली जाए
तो क्या है, कौन सी है सबसे बड़ी शिरा? निम्न महाशिरा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंफीरियर वीना कावा। ये इंफीरियर वीना कावा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? निम्न महाशिरा या इंफीरियर वीना कावा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? या तो मैं बोल सकता हूं उदरीय, या मैं बोल सकता हूं पृष्ठीय महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उदरीय, पृष्ठीय, महाधमनी। इसे सिस्टमेटिक एओर्टा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एओर्टा भी कहते हैं। सबसे बड़ी शिरा पूछी जाए तो कौन सी है? निम्न महाशिरा या इंफीरियर वीना कावा। सबसे बड़ी धमनी पूछी जाए तो कौन सी है? उदरीय या पृष्ठीय महाधमनी। क्या बोलते हैं इसे? सिस्टमेटिक एओर्टा भी कहते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो भी आप देख ही लो साथ में। मैंने आपको बताया शिरा जब एकदम छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? शिरिका यानी वेन्यूल। शिरिकाएं सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तो ये इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? जब सारी शिराएं पतली पतली पाइप में छोटी छोटी शाखाएं जुड़ जाती हैं तो ये जुड़कर किस में खुलती हैं? सारी की सारी शिरा में, यानी किस में खुलती है? वेन्स में, शिरा में खुल जाएगी। और सारी शिराएं जुड़कर किस में खुलती है? महाशिरा में। किसमें खुलती है? महाशिरा में वीना। ये ध्यान रखना दोस्तों, इनमें बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। सबसे छोटी है शिरिका, सारी शिरिकाएं मिलकर सारा ब्लड जो लेके आएगी अशुद्ध किस में डालेगी? शिरा में। फिर सारी शिराएं मिलकर सारा अशुद्ध रुधिर किस में डालेगी? महाशिरा यानी वीना कावा में डालेगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट और है, रुधिर वाहिकाओं को रुधिर आपूर्ति। अब देखो दोस्तों, यहां इंपॉर्टेंट चीज आती है, अपने पढ़ेंगे आगे भी इसको। हृदय पूरा रुधिर से भरा हुआ है, पर हृदय उस रुधिर को खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। वैसे ही वाहिकाओं में रुधिर चलता है, पर वाहिकाएं उस रुधिर में जो ऊर्जा है या उस रुधिर में जितने भी पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है, उसको खुद के लिए यूज नहीं कर सकती। यानी इनमें जो रुधिर होगा उसे ये खुद के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए रुधिर किसके अंदर होता है? ध्यान रखना दोस्तों, इन वाहिकाओं की दीवारों के साथ पतली वाहिकाओं का जाल होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वासा वैसोरम। क्या बोलते हैं जिन्हें? वासा वैसोरम। अब देखो दोस्तों, ये वासा वैसोरम जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है वाहिका की वाहिका। जिसका अर्थ क्या है? वाहिका की वाहिका। यानी वाहिकाओं को रुधिर देने के लिए क्या आ रही है? एक वाहिका आ रही है। यानी ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी है, शिरा है या केशिकाएं हैं, वो खुद के लिए रुधिर, जो अंदर रुधिर चल रहा है उसको खुद के लिए यूज नहीं कर सकती। तो इनको रुधिर इनके कार्यों के लिए किससे मिलेगा? इनके साथ। जैसे मान लो ये नलिका जा रही है, इस नलिका के साथ बिल्कुल बारीक बारीक नलिकाएं चलेगी, जाल चलेगा एकदम नलिकाओं का। ये है वासा वैसोरम। इनमें जो रुधिर होगा वो किसके लिए यूज होगा? इन नलिकाओं के लिए या इन वाहिकाओं के लिए यूजेबल होगा। यानी ये अंदर वाला रुधिर यूज नहीं कर सकती। इनके लिए कौन सा रुधिर होता है? वासा वैसोरम वाला। और ये वासा वैसोरम है क्या? इनके साथ बिल्कुल बारीक नलिकाएं चलती हैं, जिनमें रुधिर होता है, वो इनके लिए यूज में आता है। और इन बारीक नलिकाओं को क्या बोलते हैं? वासा वैसोरम, जो कि क्या है? एक लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या है? वाहिका की वाहिका। तो आई होप दोस्तों यहां तक